स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है पछतावा। समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। कोहरे की हल्की चादर ओढ़े शहर धीरे धीरे जाग रहा था। एक छोटे से मकान में रसोई से आती बर्तनों की खनक सुबह की नीरवता को भंग कर रही थी। पूजा, घर की नई बहू, चाय की प्याली लिए रसोई की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी नजर गली के मोड़ पर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो ठंड से ठिठुरते हुए कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रही थी। पूजा का मन बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी एक प्लेट में रखी और बाहर की ओर भागी। अम्मा, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना है, खा लीजिए, पूजा ने प्यार से कहा। बुजुर्ग महिला ने आश्चर्य से पूजा की ओर देखा और फिर कांपते हाथों से प्लेट ले ली। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे, उसने आशीर्वाद दिया। पूजा मुस्कुराई और घर वापस आ गई। रसोई में उसकी सास सुलोचना देवी चाय की चुस्कियां ले रही थीं। कहाँ रह गई थी बहू? देर हो रही है, सुमित को ऑफिस जाना है, सुलोचना देवी ने कहा। मां जी, बस आती हूं, पूजा ने जवाब दिया और जल्दी से नाश्ता तैयार करने लगी। तभी सुमित हाथ में ब्रीफकेस लिए बाहर आया। मां, ये लीजिए इस महीने की तनख्वाह, उसने एक लिफाफा सुलोचना देवी को दिया। वाह बेटा, शानदार, अगले महीने तुम्हारा प्रमोशन भी हो रहा है ना, सुलोचना देवी ने खुशी से कहा। जी मां, सुमित ने गर्व से कहा। काश आज तेरे पापा हमारे साथ होते तो कितना गर्व महसूस करते। सुलोचना देवी की आंखों में आंसू आ गए। पूजा चुपचाप यह सब सुन रही थी। उसने सुलोचना देवी के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। मां जी, पापा जरूर आप पर गर्व कर रहे होंगे और वो ये भी देख रहे होंगे कि आपका बेटा कितना अच्छा इंसान बना है, पूजा ने धीरे से कहा। सुलोचना देवी ने पूजा को अपने गले से लगा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा सुख पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में है, और पूजा ने उन्हें यह एहसास दिलाया था। भगवान तुझे खूब तरक्की दें, सुलोचना देवी ने सुमित को आशीर्वाद दिया। सुमित की बढ़ती तनख्वाह से उन्हें खुशी तो हो रही थी, पर मन में एक टीस भी थी। उन्हें याद आया जब उनकी बेटी सरिता की शादी हुई थी तो दहेज के लिए उन्होंने कितना तनाव सहा था। काश तब सुमित की इतनी अच्छी नौकरी होती तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मां, आप चिंता क्यों करती हैं? सरिता खुश है ना अपने ससुराल में? सुमित ने पूछा। हां बेटा, पर सुलोचना देवी कुछ कहना चाहती थीं, पर रुक गईं। उन्हें डर था कि कहीं सुमित को बुरा ना लग जाए। तभी पूजा नाश्ता लेकर आई। लीजिए मां जी, गर्मा गर्म पराठे। सुलोचना देवी ने पराठा उठाया और खाने लगीं। उनका मन अभी भी बेचैन था। नाश्ता करने के बाद सुमित ऑफिस चला गया। पूजा अपने कमरे में चली गई। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, सुलोचना देवी ने फोन उठाया। मां, मैं सरिता बोल रही हूं, दूसरी तरफ से आवाज आई। सरिता, क्या हुआ बेटी? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही, सुलोचना देवी चिंतित हो गईं। मां, आज तो हद हो गई, मेरे ससुराल वाले। सरिता की आवाज रुंध गई। उसने अपनी सारी परेशानियां अपनी मां को बता दी। सुलोचना देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटी, तू यहां आ जा, ये तेरा भी घर है। लेकिन मां, भैया और भाभी, सरिता हिचकिचाई। अरे, उनकी चिंता तू मत कर, मैं हूं ना, सुलोचना देवी ने दृढ़ता से कहा। सरिता का मन हल्का हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां हमेशा उसके साथ है। उसने अपना सामान पैक किया और अपने मायके आ गई। सुलोचना देवी ने सरिता का पूरा ख्याल रखा और उसे सहारा दिया। उन्होंने सुमित और पूजा को भी समझाया कि सरिता उनकी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे सरिता का दर्द कम होने लगा। उसे अपने मायके में प्यार और सुरक्षा का एहसास हुआ। सुलोचना देवी ने भी यह समझ लिया कि बेटी का सुख सबसे जरूरी है, चाहे उसके लिए उन्हें किसी से भी क्यों ना टकराना पड़े। हाँ मां, मैं अब एक दिन भी इस घर में नहीं रह सकती। दम घुटता है मेरा यहां पर। मैं आज ही आपके पास आ जाऊंगी। सरिता का रोना फोन पर सुलोचना देवी को साफ सुनाई दे रहा था। सरिता को अपने मायके आना हमेशा एक सुकून भरा एहसास देता था। यहां उसे ना कोई काम करना पड़ता था, न किसी की डांट सुननी पड़ती थी। यह सब उसकी मां सुलोचना देवी की ही देन थी। याद आया सरिता को अपनी शादी का दिन। सुलोचना देवी ने कहा था, बेटी,
अब तुम्हारे जीवन का दूसरा पड़ाव शुरू होने जा रहा है। अब तुम्हें होशियार रहना होगा। क्या मतलब मां? सरिता ने पूछा था। मतलब साफ है, सास ससुर से दबकर मत रहना। ज्यादा टोकाटाकी करें तो मुंह तोड़ जवाब देना। पति को काबू में रखना। अपने ससुराल वालों को कभी सिर पर नहीं चढ़ने देना, वरना वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। और हां, कोशिश करना कि अलग रहने लगो, तभी तुम्हें अपनी आजादी मिलेगी। इसके लिए अगर तुम्हें झगड़ा भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। सुलोचना देवी की इन बातों को मन में बिठाकर सरिता अपने ससुराल गई थी। उसके सास ससुर बहुत ही सीधे साधे और नेक इंसान थे। सरिता को अपनी बेटी की तरह मानते थे। उसके पति दीपक ने भी पूरी कोशिश की कि सरिता को कोई परेशानी ना हो। ससुराल का माहौल बहुत ही प्यार भरा था, लेकिन सरिता वहां खुश नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने अपनी मां की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। उसके बाद से तो घर में कलह का माहौल बन गया। अब उसकी शादी को पूरा 1 साल होने को था और इस 1 साल में सरिता तीसरी बार अपने ससुराल से लड़कर मायके आ रही थी। हर बार सुलोचना देवी उसे यही कहती, कोई बात नहीं बेटी, तू घर आ जा, मैं हूं ना। लेकिन इस बार सुलोचना देवी को भी लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं गलती हो रही है। क्या सचमुच सरिता की खुशी इसी में है? सरिता ने बैग के साथ जैसे ही घर के दरवाजे पर कदम रखा, उसकी आंखों में गुस्सा और उदासी साफ झलक रही थी। आ गई तू बेटी? ला ये बैग मुझे दे, तू अंदर आ। अब अपने सिर पर किसी चीज का बोझ लेने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। सुलोचना देवी ने उसके हाथों से सामान लेते हुए कहा। सरिता अंदर आई तो सुलोचना जी उसे अपने कमरे में ले गईं। मां, मेरा पति तो चाहता है कि मैं दिन भर घर में नौकरानी बनी रहूं। सारा काम, सास ससुर की सेवा और खुद का आराम कुछ नहीं। मुझसे ये सब नहीं होता। सुलोचना देवी भी उसकी हां में हां मिलाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रही है तू बेटी। ये लोग घर की बहू को काम करने वाली मशीन समझते हैं। लेकिन मैं तुझे पहले ही समझा चुकी हूं कि अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तूने सही किया जो वहां से आ गई। तू किसी की गुलाम नहीं है। इसी बीच पूजा पानी लेकर कमरे में आई तो सुलोचना देवी ने उसकी ओर देखा और बोली, बहू, जब तक सरिता आराम कर रही है तब तक उसकी पसंद का खाना बना दे। आज ससुराल के तनाव से दूर वो आराम से खाना खा पाएगी। पूजा ने सिर हिलाया और रसोई में चली गई। दोपहर का खाना खाने के बाद सरिता और सुलोचना देवी घंटों तक अपने कमरे में बैठी बातें करती रहीं। सरिता ने अपनी शिकायतें गिनाईं और सुलोचना देवी हर बार उसकी हां में हां मिलाती रहीं। इस दौरान पूजा ने भी थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे का रुख किया। शाम के समय पूजा ने कमरे से बाहर आकर पूछा, मां जी, आज रात को राजमा चावल बना दूं? सरिता को बहुत पसंद है ना। सुलोचना देवी ने तुरंत टोकते हुए कहा, अरे रहने दो तुम बहू। दोपहर को भी तुमने इतना फीका और बेस्वाद खाना बनाया था कि सरिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ऐसा करो, सुमित को फोन कर दो, उससे कहो कि बाहर से कुछ अच्छा खाना ले आए। कुछ अच्छा खाएगी तो उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। पूजा मन ही मन दुखी हुई, पर कुछ न बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत किया जो उसकी सास उससे इतना नाराज रहती है। क्या सचमुच उसका बनाया खाना इतना बुरा था, या फिर माँ बेटी के इस नाटक में उसकी कोई जगह ही नहीं थी? पूजा ने यह सुना और उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने धीरे से कहा, जी माँ जी, मैं फोन कर देती हूं। पूजा कमरे से बाहर चली गई तो सरिता बोली, माँ, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, बस आप इसी तरह मेरे लिए खड़ी रहना। अरे बेटी, मेरे रहते तुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तू यहां आराम से रह। कहते हुए सुलोचना देवी अपनी बेटी का सिर सहलाने लगी। इधर पूजा ने अपने पति सुमित को फोन लगाया। दूसरी रिंग पर ही सुमित ने फोन उठा लिया और उसकी आवाज सुनते ही मुस्कुरा उठा। हाँ मेरी जान, बताओ फोन कैसे किया? सब ठीक तो है ना? या बस मेरी आवाज सुनने का मन कर गया था? सुमित ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा तो पूजा हल्के से मुस्कुरा दी और फिर बोली, हाँ सब ठीक ही है, बस आपसे एक बात कहनी थी। अच्छा, तो बताओ, आज क्या हुक्म है मैडम? सुमित ने प्यार भरे लहजे में पूछा। पूजा बोली, वो आज सरिता आई है ना, तो माँ जी कह रही थीं कि रात का खाना बाहर से मंगवा लें, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से कुछ लेकर आइएगा। ये सुनते ही सुमित थोड़ा चौंका। सरिता? फिर? पिछले हफ्ते तो वो 4-5 दिन रहकर गई थी ना, अब क्या हुआ? पूजा ने बात को संभालते हुए कहा।
पता नहीं, माँ जी कह रही थीं कि वो परेशान है। शायद ससुराल में कुछ बात हो गई होगी। सुमित ने एक लंबी सांस ली और फिर गुस्से भरे लहजे में बोला, अरे यार, आखिर ये सरिता को दिक्कत क्या है ससुराल में रहने से? मैंने कितनी बार कहा था माँ से कि उसे वहां अपना घर बसाने दो। हर छोटी बात पर उसे मायके बुला लेना कोई हल नहीं है। लेकिन माँ भी, उन्हें तो हर बार यही लगता है कि बेटी को यहां रहकर आराम मिलेगा। पूजा चुप रही। वो जानती थी कि सुमित सही कह रहा है, लेकिन वो अपनी सास के खिलाफ कुछ नहीं कह सकती थी। उसे डर था कि कहीं ऐसा करने से उनके रिश्ते में और भी खटास ना आ जाए। आपकी चिंता जायज है, लेकिन वो भी माँ है ना, अपनी बेटी को दुखी होते नहीं देख पाती होंगी। पूजा ने समझाने की कोशिश की। सुमित ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है पूजा, मुझे अभी ऑफिस में बहुत काम निपटाना है। आते हुए रेस्टोरेंट से खाना लेता आऊंगा। रात को मिलता हूं। रात के करीब 8 बजे सुमित घर लौटा। उसके हाथ में रेस्टोरेंट से मंगवाए खाने के पैकेट थे। पूजा ने उसके हाथ से खाने के पैकेट लिए और रसोई की तरफ चली गई। सुमित ने सरिता की ओर देखा, जो लिविंग रूम में सुकून से बैठकर टीवी देख रही थी। वो सोफे पर जाकर बैठते हुए बोला, कैसी हो सरिता, सब ठीक तो हैं? सरिता ने टीवी का रिमोट एक तरफ रखा और अचानक ही रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और कहा, भैया, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वहां सब मुझसे नौकरानी की तरह व्यवहार करते हैं। सुबह से लेकर रात तक काम काम और बस काम। किसी को मेरी परवाह नहीं है। यहां तक कि मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता। सुमित ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं सरिता, हर समस्या का हल होता है। तुम कहो तो मैं दीपक से बात करता हूं। सुमित के इतना कहने की देर थी कि सुलोचना देवी वहां आ गईं। उन्होंने अपनी बेटी के आंसू देखे और नाराज स्वर में बोलीं, कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। मुझे खूब समझ है ऐसे लोगों की। 4 दिन वहां नहीं जाएगी तो खुद ही हाथ जोड़कर उसे लेने आ जाएंगे। सुमित मन ही मन चिढ़ गया। उसे अपनी मां का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लग रहा था कि मां जानबूझकर सरिता को बिगाड़ रही हैं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर चुप रहने में ही भलाई समझी। उसे डर था कि कहीं ऐसा करने से मां और बहन दोनों उससे नाराज ना हो जाएं। इस बात पर सुमित ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मां, ये तो कोई हल नहीं है। अगर सरिता हर बार यहां आ जाएगी तो उसके रिश्ते कैसे सुलझेंगे? ससुराल में थोड़ी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। फिर सरिता ऊंची आवाज में बोली, मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी और कोई रिश्ता नहीं बनाना। अगर वो लोग लेने आएंगे भी तब भी मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने सोच लिया है कि उस आदमी के साथ अब मैं और नहीं रह सकती। सुलोचना देवी ने सुमित को घूरते हुए कहा, तुझे तो अपनी बहन की तकलीफ नहीं दिखती? और ये मत भूल, सरिता का मायका है ये। यहां आने का उसे पूरा हक है। मां, मुझे उसकी तकलीफ दिखती है, लेकिन मुझे ये भी नजर आता है कि बार बार उसके यहां आने से परेशानी और बढ़ती जा रही है। ऐसा करने से उसकी अपने ससुराल में इज्जत और जगह दोनों खत्म हो जाएगी। मैं खुद जाकर उससे बात करता हूं। कम से कम ये तो पता चले कि समस्या है क्या। सुलोचना देवी ने उसे रोकते हुए कहा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर सरिता को मायके में रहकर अच्छा महसूस होता है तो यही सही है। पहले ही मेरी बेटी इतनी परेशान है, ऊपर से तुम इस तरह की बातें करके उसे और ज्यादा परेशान कर रहे हो। लेकिन मां, बस, अब इस बारे में कोई और बात नहीं होगी। चल बेटी, तू आकर खाना खा ले। कहते हुए सुलोचना देवी सरिता को अपने कमरे में ले गईं। अगले दिन सुबह पूजा ने उठते ही कपड़े धोने की मशीन लगाई। घर के 2 दिन के कपड़े पहले ही जमा हो गए थे, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम निपटाने का सोचा। जैसे ही वो मशीन में कपड़े डालने लगी, सरिता अपने कमरे से बाहर आई। मां, मेरे बैग में सारे कपड़े मैले पड़े हैं, हफ्ते भर से धोए नहीं थे। सरिता ने आराम से अपने बाल बांधते हुए कहा। सुलोचना देवी, जो पास ही बैठी चाय पी रही थीं, तुरंत उठी और बोली, कोई बात नहीं बेटी, मैं पूजा को दे देती हूं। पूजा ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, लगता है अब मुझे नौकरानी से कुछ ज्यादा ही समझा जाने लगा है इस घर में। फिर भी उसने चुपचाप सरिता के कपड़े ले लिए और उन्हें भी मशीन में डाल दिया। वो धो देगी, सुलोचना देवी ने बेरुखी से कहा। पूजा ने सिर उठाकर सरिता की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली।
सुलोचना देवी ने सरिता का बैग खाली किया और सारे कपड़े पूजा के पास लाकर रख दिए। ये भी धो देना बहू, सरिता के कपड़े हैं। घर की परेशानी में बेचारी अपने कपड़े धो ही नहीं पाई होगी। पूजा ने कपड़ों का ढेर देखा। पहले से ही मशीन में कपड़े भरे हुए थे और अब सरिता के बैग से निकले कपड़ों का ढेर और जोड़ दिया गया था। पूजा की आंखों में थकान झलकने लगी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे काम करना शुरू कर दिया। सरिता आराम से सोफे पर बैठ गई और फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। कुछ देर बाद पूजा किसी काम से अंदर गई तो सुलोचना देवी ने कहा, बहू जल्दी करना, नाश्ता भी बनाना है। फिर सरिता की ओर देखते हुए बोली, बेटी नाश्ते में क्या खाओगी? सरिता फोन से नजरें हटाए बिना ही बोली, मां छोले भटूरे खाने का मन है। आज पूजा जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। उसकी आंखों में थकावट और चेहरे पर खामोशी थी। सुमित तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि पूजा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने में लगी थी। बीच बीच में मशीन से कपड़े निकालने और डालने के लिए जाती और फिर आकर रसोई में मोर्चा संभाल लेती। दूसरी ओर सरिता आराम से सोफे पर बैठी फोन चला रही थी। कभी कभी वो हंसते हुए अपनी मां से कुछ कहती और फिर से फोन में व्यस्त हो जाती। सुलोचना देवी भी नाश्ते की तैयारी के लिए पूजा को निर्देश देते हुए सरिता से अपने पुराने किस्से साझा कर रही थीं। सुमित ने यह सब देखा और अंदर से हल्का खिन्न महसूस करने लगा। सुमित का मन किया कि वो अपनी मां और बहन से कहें कि वो भी घर के काम में थोड़ा हाथ बटाए, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए। वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी मां बुरा मान जाएगी और सरिता भी इसे अपनी बेइज्जती समझेगी। ऐसे कैसे चलेगा? सुमित ने मन ही मन सोचा। अगर यही हाल रहा तो पूजा कब तक यह सब बर्दाश्त करेगी? उसे अपनी पत्नी पर तरस आ रहा था। वो चाहता था कि पूजा खुश रहे, लेकिन इस माहौल में यह मुमकिन नहीं लग रहा था। चलो छोड़ो, उसने खुद को ही समझाते हुए सोचा। घर का माहौल खराब करने से अच्छा है चुप रहो। पूजा समझदार है, वो संभाल लेगी। दिन यूं ही बीतने लगे। पूजा सुबह से लेकर रात तक घर के हर छोटे बड़े काम में लगी रहती। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, रसोई संभालना, यही सब उसकी दिनचर्या थी। दूसरी ओर सरिता अक्सर टीवी देखती रहती या फिर फोन पर व्यस्त रहती। कभी कभी वो सहेलियों के साथ शॉपिंग पर निकल जाती तो कभी अपनी मां के साथ बाजार की सैर करती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे सरिता बेटी, कहीं जा रही हो क्या? सरिता को तैयार होते देख सुलोचना जी ने पूछा। हाँ मां, मेरी सहेली गीता का फोन आया था। आज मैं उसके साथ मॉल में शॉपिंग करने जा रही हूं। बहुत दिनों से कुछ खरीदा नहीं तो सोचा आज अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस खरीद लूं। हाँ बेटी, ये तो तुमने ठीक कहा, बाहर निकलेगी तो तेरा दिल भी बहल जाएगा। हाँ मां। अच्छा, मुझे 30,000 रुपये दे दो, अगर पैसे बचेंगे तो मैं लौटा दूंगी। सुलोचना देवी ने तुरंत अपना पर्स अलमारी में से निकाला और 30,000 रुपये उसके हाथ में थमा दिए। बेटी, कुछ अच्छा सा देखना अपने लिए, अगर और पैसे चाहिए हों तो बता देना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा रसोई घर में खड़ी ये सब देख रही थी। जब सुलोचना देवी ने बिना एक भी सवाल किए 30,000 रुपये सरिता को थमा दिए तो पूजा की हैरानी का ठिकाना ना रहा। रोटियां बेलते हुए वो सोचने लगी, ये वही सासू मां हैं जो मुझसे कल सिर्फ 1,000 रुपये के लिए इतनी पूछताछ कर रही थीं, जब रसोई का राशन खत्म हो गया था और मैंने पैसे मांगे थे। उस वक्त कितने सवाल किए थे, क्या खरीदना है, कितने का आएगा, इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया, और अब सरिता के लिए बिना कुछ पूछे 30,000 रुपये दे दिए। पूजा ने सिर झटक कर खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ के काम की गति धीमी पड़ गई। उसके मन में एक बात बार बार आ रही थी, क्या यही है ससुराल, जहां बहू को तो सिर्फ काम करने वाली मशीन समझा जाता है और बेटी को लाड़ प्यार से पाला जाता है? दिन भर की थकावट के बावजूद पूजा ने घर संभालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरिता के लौटने से पहले उसने खाना तैयार कर लिया था। रात को सरिता के घर लौटने से पहले ही सुमित घर आ चुका था। पूजा ने डिनर डाइनिंग टेबल पर लगाया तो उसी समय सरिता भी आ गई। तू आ गई बेटी, बहुत देर कर दी, आ खाना खा लें, सुलोचना देवी ने कहा। अरे नहीं मां, गीता के साथ मैंने बाहर ही खाना खा लिया था, वहीं मॉल में ही चाइनीज रेस्टोरेंट था, आज तो मजा ही आ गया। कहते हुए सरिता शॉपिंग बैग्स खोलकर अपनी मां को ड्रेस दिखाने लगी।
माँ, देखो मैं कितनी खूबसूरत ड्रेस लेकर आई हूं। ये देखो रेड वेलवेट गाउन। नीतू कह रही थी ये मुझ पर गजब लगेगा। सुलोचना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तेरे कपड़ों की पसंद तो हमेशा से कमाल की है। सरिता ने एक और बैग खोलते हुए कहा, और माँ, मैंने आपके लिए भी बहुत बढ़िया सूट देखे थे। कल हम दोनों बाजार चलेंगे और आपके लिए भी कुछ अच्छे कपड़े खरीद लाएंगे। आप जो कपड़े पहनती हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुलोचना देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा बेटा, ठीक है, अब मुझे खाना खाने दें। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए सुमित को इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि आखिर सरिता और दीपक के रिश्ते का क्या होगा। एक हफ्ता और बीत गया। सरिता को मायके आए लगभग 1 महीना हो चुका था, लेकिन ना तो उसने ससुराल जाने की बात की और ना ही किसी ने उसे इस बारे में टोकने की हिम्मत की। सुमित और पूजा अब स्थिति से परेशान हो चुके थे। एक दिन पूजा ने सुमित से कहा, हम ऐसा कब तक देखते रहेंगे? सरिता और दीपक की शादी को 1 साल हो गया है। उनके रिश्ते को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। सुमित ने सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो। मैं सोच रहा था कि उनकी शादी की सालगिरह पर दोनों को एक बार फिर साथ लाने की कोशिश की जाए। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। पूजा खुश हो गई। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि उन्हें कैसे मनाया जाए, खासकर सरिता को, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपने ससुराल जाने के लिए। हाँ, ये तो मुश्किल है, सुमित ने सोचते हुए कहा। लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। शायद कोई रास्ता निकल आए। शायद एक अच्छे मौके पर बात बन जाए। पूजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। सालगिरह पर केक मंगवाते हैं और दीपक को भी बुला लेते हैं। शादी की सालगिरह वाले दिन सुमित और पूजा ने केक मंगवाया और फिर सरिता और सुलोचना देवी को आवाज दी। वे दोनों कमरे से बाहर आईं तो ये सब देखकर हैरान रह गईं। ये सब क्या हो रहा है? ये केक किस खुशी में? सरिता ने चौंकते हुए पूछा। सुमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, भूल गई, आज तुम्हारी और दीपक की शादी की पहली सालगिरह है। हमने सोचा कि इस मौके पर कुछ खास किया जाए। हम चाहते हैं कि सरिता और दीपक इसे एक साथ मनाएं। शायद इससे उनके बीच की दूरियां कम हो जाएं। फिर सुमित ने सरिता की ओर देखते हुए कहा, सरिता, अब दीपक को कॉल करो और यहां आने को कहो। यह सुनकर सरिता उसे गुस्से से घूरने लगी। सुमित बोला, अरे, कोई बात नहीं, तुम्हें फोन करने से ऐतराज है तो मैं उसे बुला लेता हूं। तभी सरिता गुस्से में तमतमा उठी और तेज आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बिना ये सब करने की? मैंने पहले ही कहा था कि मैं उस मनहूस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक बार में समझ नहीं आता क्या आप लोगों को? सुलोचना देवी ने तुरंत सरिता का साथ देते हुए कहा, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही कहा। अगर वो आदमी यहां आया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, और अगर कोई उसे यहां लेकर आया तो उसे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। सुमित और पूजा हक्के बक्के खड़े रह गए। दोनों के लिए यह प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। सरिता और सुलोचना देवी गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गईं। फिर सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समझ नहीं आता क्या करूं। यह तो स्पष्ट है कि इन लोगों को कुछ सुलझाना ही नहीं है। इनकी जिद ही इनके रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये लोग घर बसाना नहीं, तबाह करना जानते हैं। उसके अगले दिन सरिता ने ठान लिया कि अब वो तलाक लेकर इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती है। उसने अपनी मां को भी यह बात बता दी। सुलोचना देवी ने भी बिना कुछ सोचे समझे उसका साथ दे दिया। उन्हें लग रहा था कि शायद यही सरिता की खुशी में है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? क्या तलाक ही एकमात्र रास्ता था? क्या सरिता और दीपक के बीच की समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता था? क्या सुलोचना देवी को अपनी बेटी को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? इन सवालों के जवाब शायद कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तो तय थी कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान सरिता का ही होने वाला था। सरिता ने जब तलाक की बात घर में उठाई तो पूरे घर का माहौल भारी हो गया। सुमित ने एक बार फिर स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद अपनी मां से बात करने पर कुछ हल निकले। रात को जब सभी अपने अपने कमरों में चले गए तो सुमित ने अपनी मां को कमरे से बाहर बुलाया। क्या बात करनी है? सुलोचना देवी ने कहा। सुमित बोला, मां, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सरिता तलाक लेने की जिद पर अड़ी है। ऐसी कौन सी आफत आ गई जो नौबत यहां तक पहुंच गई? सुलोचना देवी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, बेटा,
मुझे तो बस इतना मालूम है कि मेरी बच्ची परेशान है। अगर तलाक में ही उसका सुख है तो यही सही। मैं उसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। लेकिन माँ, उसे बर्बाद और कोई नहीं, सिर्फ आप कर रही हैं। पति पत्नी के झगड़े को सुलझाने की बजाय आप उसे और बढ़ा रही हैं। सुमित की ये बात सुनकर सुलोचना देवी गुस्से से भड़क गईं। देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बहन का इस घर में रहना खल रहा है, और ये दिखावे की हमदर्दी तुम किसके कहने पर कर रहे हो, ये भी मैं बखूबी जानती हूं। सुमित ने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, मां, आप बेवजह पूजा पर शक क्यों करती हैं? उस जैसी समझदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वो हमेशा सरिता और इस घर की भलाई की सोचती है। सुलोचना देवी ने तीखे स्वर में कहा, अरे रहने दो बेटा, मुझे सब पता है। मुझे मालूम है यहां कौन किसके भले की सोचता है। सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मां, क्या आपने कभी दीपक से बात करने की कोशिश की? आखिर झगड़े की जड़ क्या है, ये जानने की कोशिश की है? भाड़ में जाए वो दीपक, सुलोचना देवी गुस्से में बोली। मुझे उस 2 टके के आदमी से कोई बात नहीं करनी। उसने मेरी बच्ची का जीना हराम कर दिया। मेरी बेटी क्या कुछ चाह रही है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? और आपने ये कैसे मान लिया कि सारी गलती दीपक की ही है? सुमित ने तर्क स्वर में पूछा। रिश्ते हमेशा दोनों तरफ से बनते और बिगड़ते हैं। आपने एक बार भी दीपक का पक्ष नहीं सुना। क्या पता सच्चाई कुछ और हो, सुलोचना देवी ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बेटी जो कह रही है वही सच है। सुमित हताश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मां को कैसे समझाए। उसे एहसास हो गया कि मां अपनी जिद पर अड़ी हैं और वो किसी की नहीं सुनेंगी। उसने चुपचाप अपने कमरे में जाने का फैसला किया। सुलोचना देवी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गईं। सुमित चुपचाप खड़ा रह गया। अगले दिन सुबह सुबह पूजा ने सुमित से कहा, सुनिए, मेरे चाचा के बेटे की शादी है। शादी के लिए मुझे एक नया सूट खरीदना है। कुछ पैसे चाहिए थे। सुमित ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं अभी मां से पैसे लेकर देता हूं तुम्हें। नाश्ता करने के बाद वो अपनी मां के पास गया। मां, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पूजा के मायके में शादी है, उसे एक सूट खरीदना है। सुलोचना देवी ने अनमने ढंग से कहा, इस महीने ज्यादा खर्च हो गया है बेटा, अभी पैसे नहीं हैं। सुमित हैरान रह गया। मां, हफ्ता भर पहले ही मैंने आपको अपनी पूरी तनख्वाह दे दी थी। आखिर सारे पैसे कहाँ गए? सुलोचना देवी ने बात को टालने की कोशिश की। अरे बेटा, घर का खर्चा, सरिता के लिए कुछ सामान और बाकी के खर्चे, अब क्या एक एक हिसाब देने लगूं तुझे? मां, मुझे साफ साफ बताइए, पैसे कहाँ खर्च हुए? सुलोचना देवी नजरें चुराते हुए बोलीं, कुछ नहीं, सरिता को थोड़े बहुत पैसे दिए थे। उसकी भी तो जरूरतें होती हैं। थोड़े बहुत? सुमित का स्वर ऊंचा हो गया। सुलोचना देवी झुंझलाते हुए बोलीं, अरे क्या हो गया? अगर सरिता ने कुछ शॉपिंग कर ली, उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, तो क्या मैं उसे खुश करने के लिए थोड़े पैसे भी नहीं दे सकती? परेशानियां? क्या सरिता की परेशानियों का हल महंगे कपड़े और शॉपिंग है? और हम लोगों की जरूरतों का क्या? सरिता को लाखों खर्च करने की इजाजत है, लेकिन मेरा और मेरी पत्नी का क्या? पूजा दिन भर इस घर के कामों में लगी रहती है। मैं सारा दिन बाहर मेहनत करता हूं। और अगर आप मेरी सारी की सारी तनख्वाह लेती हैं, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि घर के हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखें? तू ज्यादा मत बोल, सुलोचना देवी ने झल्लाकर कहा। सरिता को अपने पति से कोई मदद नहीं मिलती, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरी सारी कमाई उस पर लुटा देंगी? सुमित ने गुस्से में कहा। और मां, आप यह क्यों भूल जाती हैं कि पूजा भी इस घर की बहू है? उसके साथ आप ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? सुलोचना देवी चुप रह गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अगर मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए तो क्या गलत किया? सुमित ने निराश होकर सिर हिलाया। मां, गलत किया है। आप उसे सही और गलत के बीच फर्क सिखाने के बजाय उसकी जिद को बढ़ावा दे रही हैं। सुमित गुस्से से तमतमाता हुआ घर से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही सुलोचना देवी ने पूजा की ओर देखा और तंज भरे स्वर में कहा, ये सारी आग इसी की लगाई हुई है। जब पता था कि इस महीने ज्यादा खर्च हो गया है, तो क्या जरूरत थी नया सूट मांगने की? पुराने कपड़ों से भी तो काम चल सकता था या नहीं? तभी सरिता जो पास ही बैठी थी झट से बोल पड़ी, हाँ मां,
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरे कपड़े देखकर इससे रहा नहीं गया और ये रीस पर उतर आई। पूजा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सरिता ने तलाक का केस फाइल कर दिया था। उसके और दीपक के रिश्ते की कड़वाहट दिन ब दिन बढ़ रही थी। सुलोचना देवी सरिता के फैसले के साथ थीं, लेकिन सुमित और पूजा ने इस रिश्ते को बचाने की एक आखिरी कोशिश करने का निर्णय लिया। एक शाम सुमित ने पूजा से कहा, पूजा, मैं दीपक से मिलने जाऊंगा। शायद मुझसे बात करके वो सरिता को समझने की कोशिश करे। तुम सरिता से बात करो, हो सकता है वो भी कुछ नरमी दिखाए। पूजा ने भी सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन सुलोचना देवी बाजार गई थीं और सरिता अकेली घर पर थी। पूजा ने यह मौका सही समझा और उसके पास जाकर बैठ गई। सरिता, क्या मैं तुमसे एक बात कर सकती हूं? सरिता ने टीवी बंद करते हुए कहा। हाँ भाभी, बोलो। फिर पूजा ने कहा, देखो सरिता, मैं तुमसे बड़ी हूं, इसलिए एक बात तुमसे कहना चाहती हूं कि तलाक का रास्ता छोड़कर एक बार फिर से अपना घर बसाने की कोशिश करो। औरत की इज्जत उसके पति के साथ होती है। उसी समय सरिता भड़क पड़ी। ऐसी इज्जत का क्या मैं अचार डालूंगी जो इंसान घर में काम वाली बाई तक नहीं लगा सकता? पूजा ने धीरे से कहा, सरिता, जिंदगी में सुख सुविधाओं से ज्यादा जरूरी होता है प्यार और सम्मान। क्या तुम्हें दीपक से प्यार नहीं है? क्या वो तुम्हारा सम्मान नहीं करता? प्यार, सम्मान? सरिता ने ठहाका लगाया। भाभी, आप भी मां की तरह उपदेश देने लगीं। मुझे इन सब बातों में कोई यकीन नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपनी आजादी चाहिए। पूजा समझ गई कि सरिता को समझाना मुश्किल है। वो अपनी जिद पर अड़ी है और किसी की नहीं सुनेगी। पूजा चुपचाप वहां से उठ गई। अपनी पत्नी की ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता। नहीं रहना मुझे ऐसी दो कौड़ी के इंसान के साथ। नहीं सरिता, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बस भाभी, मैं यहां अपने घर में हूं और बड़े सुकून से हूं। मेरी खुशी इसी में है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ये सुकून और खुशी तुम्हें खटक रही है। उसी समय सुलोचना देवी भी पहुंच गईं। दरवाजे के बाहर से उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। अंदर आते ही भड़क पड़ीं। अच्छा, अब तू उसे समझाएगी? कौन होती है तू उसकी जिंदगी में दखल देने वाली? सुलोचना देवी ने तंज भरे स्वर में कहा। नहीं मां जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इन दोनों की सुलह करवाना चाहती थी। पूजा ने कहा। सुलह करवाना चाहती थी या उससे छुटकारा पाना चाहती थी? सुलोचना देवी बोली। बड़ी आई सुलह करवाने वाली। सरिता ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छे भले मूड का सत्यानाश कर दिया। सरिता ने फिर से टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। इस बात को अभी 5 मिनट ही बीते थे कि सुमित घर के अंदर आया। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह सोफे पर बैठा और कुछ बोलने लगा, तभी सरिता ने कहा, मां, अगर भैया भी मुझे कोई उपदेश देने के लिए यहां बैठे हैं तो इनसे कह दो कि मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं हूं। सरिता की बात सुनकर सुमित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे जो कहना है वो मैं कहकर रहूंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये तू किस तरीके से बात कर रहा है अपनी बहन के साथ? सुलोचना देवी बोली। मां, मैं आज दीपक से मिलकर आया हूं। ये तो उस इंसान की शराफत है जो इस लड़की की ऐसी हरकतों के बावजूद उल्टा इससे माफी मांगने को तैयार है। नहीं चाहिए मुझे किसी की माफी, सरिता बोली। तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें ले डूबेगा, सुमित ने कहा। दीपक ने मुझे सब कुछ बताया। तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, उसके परिवार को कितना ताना मारती थी। ये सब सुनकर मुझे शर्म आ रही है। सरिता चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दीपक उसकी शिकायत करेगा। वो तो सोचती थी कि दीपक उसे बहुत प्यार करता है और वो कुछ भी करे, दीपक उसे माफ कर देगा। तुम गलत सोच रही हो सरिता, सुमित ने कहा। दीपक तुम्हें बहुत प्यार करता है, तभी तो वो तुम्हें वापस पाना चाहता है। लेकिन तुम उसकी कद्र नहीं कर रही हो। तुम अपनी जिद में अंधी हो गई हो। सरिता कुछ नहीं बोली। वो सोचने लगी कि क्या सचमुच वो गलत है? क्या उसे अपने व्यवहार पर पछतावा करना चाहिए? ये तो उससे बात करके मुझे पता चला कि तुमने उस घर के लोगों को कितना परेशान किया है। मां, तुम जानती नहीं हो अपने सास ससुर को कैसी कैसी बातें सुनाती है ये। किसी के लिए खाना नहीं पकाती, यहां तक कि अपने पति के लिए भी नहीं।
और ऊपर से हर रोज होटल का खाना खाने की डिमांड करती है। अगर कोई समझाने की कोशिश करता है तो झगड़ा खड़ा कर देती है। अब तो इसने दीपक के सामने एक नई ख्वाहिश रख दी कि इसे अपने सास ससुर से अलग होना है। ये सुनकर पूजा भी हैरान हो गई। तुमने अलग होने की बात क्यों कही? उसने सरिता के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। सरिता ने उसका हाथ कंधे से झटकते हुए बोला, तुम तो चुप ही रहो, मुझे तुम्हारी किसी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। सरिता, ये क्या बेहुदा हरकत है? सुमित ने कहा। मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अब मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है, चाहे जो हो जाए। सरिता ने बेशर्मी भरे लहजे में कहा। नहीं सरिता, अपने ससुराल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। अच्छा, मुझे बाहर निकालना तो दूर, हाथ भी लगाकर दिखाइए अगर हिम्मत है तो। देख लीजिए मां, ये सब आपकी तरफदारी का नतीजा है। सुमित ने कहा। मेरे साथ चलो सरिता, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। खबरदार, तू होता कौन है मेरी बेटी को इस घर से निकालने वाला? सुलोचना देवी बोली। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो तू और तो तेरी ये चालबाज पत्नी, जिसके कहने पर तू ये सब कर रहा है। अभी के अभी निकल जाओ मेरे इस घर से, नालायक, जोरू का गुलाम। सुमित, जो अब तक सब कुछ सहन करता आया था, अब चुप करके बैठने वाला नहीं था। अगले दिन सुबह ही उसने किराए पर एक मकान ढूंढ लिया और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपना सामान लेकर घर से चला गया। जाते समय सुमित और पूजा सुलोचना देवी के पैर छूने लगे तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए। उस घर से निकलने के साथ ही सुमित और पूजा को रोज रोज के कलह क्लेश से मुक्ति मिल गई। अब अलग घर में रहकर आराम की जिंदगी गुजारने लगे। इधर कोर्ट द्वारा सरिता और दीपक के तलाक को भी मंजूरी दे दी गई। अभी तलाक को 1 महीना ही हुआ था कि सरिता और सुलोचना देवी की मुश्किलें बढ़ने लगीं। सुमित की तनख्वाह आना बंद हो गया तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। सुलोचना देवी की पेंशन से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। सरिता को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी जिद और अपनी मां की गलत सलाह की वजह से अपना घर और अपना पति दोनों खो चुकी थी। सुलोचना देवी भी पछता रही थीं। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। काश उन्होंने समय रहते अपनी गलती सुधार ली होती। काश उन्होंने सरिता को समझाया होता कि रिश्तों में समझौता और समायोजन कितना जरूरी होता है। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया। बचत के रूप में जितने पैसे भी सुलोचना देवी के पास रखे थे, सब के सब खर्च हो चुके थे। राशन वाले का उधार भी इतना बढ़ चुका था कि उसने और उधार देने से साफ इनकार कर दिया। अब दोनों माँ बेटी इस चिंता में बैठी थीं कि आगे गुजारा कैसे होगा कि तभी घर की बत्ती गुल हो गई। बहुत देर से अंधेरे में बैठी सरिता ने कहा, माँ, फोन करके पता तो करो कितनी देर हो गई है, बिजली अब तक आई क्यों नहीं? सुलोचना देवी ने उदासी भरे स्वर में बोला, फोन किया था, बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए बिजली कट गई है। यह सुनकर तो सरिता ने अपना माथा पकड़ लिया। बेटी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तू तो पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर लेती तो? सुलोचना देवी ने कहा। यह सुनकर सरिता बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं मां? अगर काम ही करना होता तो मैं अपने ससुराल में ना रह जाती, और वैसे भी मुझे अब यहां रहना ही नहीं है। मैं वापस दीपक के पास जा रही हूं। मैं जानती हूं वो फिर से मुझे अपना लेगा। कम से कम वहां मुझे अंधेरे में तो नहीं रहना पड़ता था। खाने को रोटी तो मिलती थी कम से कम वहां। यहां रहते हुए तो दाने दाने को मोहताज हो चुकी हूं मैं, और इतने बुरे भी नहीं थे मेरे सास ससुर कि उनके साथ ना रह सकूं। आपका ये घर आपको ही मुबारक हो। कहते हुए सरिता ने अपना बैग पैक किया और घर से निकल गई। लेकिन जैसे ही अपने तलाकशुदा पति के घर के बाहर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वहां तो शामियाने लगे हुए थे। पूछने पर पता चला कि दीपक की 1 दिन पहले ही शादी हो चुकी है और आज उसकी दावत चल रही है। सुनते ही सरिता की सांस अटक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़खड़ाते कदमों से चलते हुए सड़क पर आ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर जाए तो जाए कहां। उसका मन बेचैन था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। काश उसने अपनी मां की बातों में आकर अपना घर न तोड़ दिया होता। काश उसने दीपक और उसके परिवार की कद्र की होती। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? वक्त तो वापस नहीं आ सकता था।
सरिता अकेली सड़क पर चलती रही। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है, लेकिन एक बात तो तय थी कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। कहानी का अंत दुखद है। सरिता अपनी जिद और अपनी मां की गलत सलाह की वजह से अपना घर परिवार सब कुछ खो देती है। उसे अपनी गलतियों का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में समझौता और समायोजन बहुत जरूरी होता है। हमें अपनी जिद और अहंकार को त्याग कर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता का प्यार कभी भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी उनकी सलाह भी गलत हो सकती है। ऐसे में हमें अपनी समझ से सही और गलत का फैसला करना चाहिए। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि पछतावा हमेशा आखिर में आता है, इसलिए हमें समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। अंत में सरिता का भविष्य अनिश्चित है। वह अकेली सड़क पर चलती रहती है। उसे नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सरिता कभी अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला पाएगी।